प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। वन एस, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 4f, 5f, 6f, 7f। और समझ लीजिए कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये है ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट नंबर है 1, इसको के भी बोलते हैं, के ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट n = 2। ये इसका है थर्ड ऑर्बिट n = 3। ये फोर्थ ऑर्बिट n = 4। ये है इसका फिफ्थ ऑर्बिट n = 5। ये सिक्स्थ ऑर्बिट n = 6। ये सेवेंथ ऑर्बिट n = 7। अभी तक 118 जो 118 एलिमेंट्स हम लोग को मालूम है, उन 118 एलिमेंट्स में अधिक से अधिक मैक्सिमम 7 ऑर्बिट ही हैं। और हर ऑर्बिट में, पहला ऑर्बिट में एक सबसेल होता है, दूसरे में 2 सबसेल हैं एस और पी, तीसरे वाले में 3 है, चौथे वाले में 4 सबसेल हैं, और पांचवें वाले में 4 सबसेल हैं, छठे वाले में 4 सबसेल हैं, सातवें वाले, इसके बाद मतलब अभी तक सब में पाया जाता है 4, और 4 के आगे सब में 4 ही सबसेल होते हैं। ये सबसेल और सेल क्या है थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। किसी स्कूल के अंदर सपोज करें आपका बच्चा, आपका भाई, आपका की बहन पढ़ रही है, छोटी बहन, और आप गए पूछने के लिए, तो पहले जो गेट के पर खड़ा जो सिक्योरिटी गार्ड होगा वो पूछेगा कि आपका बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है। आप बोले सर 7th क्लास में, तो बोलेगा 7th क्लास में। जब आप 7th क्लास में पहुंचते हैं अंदर में, तो कोई मेड होगी या कोई सिक्योरिटी गार्ड वहां पर भी होगा, पूछेगा अच्छा 7th क्लास में कौन से सेक्शन में पढ़ता है बच्चा आपका, तो आप बोलिएगा सेक्शन बी में पढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक सेक्शन। इसी तरह से जब हम एटम के अंदर घुसते हैं, तो बोर्स ने कहा कि कुछ एनर्जी क्षेत्र है, एनर्जी कुछ ऑर्बिट जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो उसका नाम उसने दिया ऑर्बिट या सेल नाम दिया। फिर मालूम चला स्क्रोडिंगर, और उसके बाद जो और भी साइंटिस्ट आए उन लोगों ने प्रोबेबल जगह बताया, उस प्रोबेबल जगह को बोला गया ऑर्बिटल। लेकिन इसके ठीक पहले समरफील्ड नामक साइंटिस्ट ने कहा कि हर सेल के अंदर में सब सेल भी होते हैं, मतलब एनर्जी के अंदर छोटे, जैसे क्लास के अंदर सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी ई, उसी तरह से हर ऑर्बिट के अंदर में सेक्शन होते हैं सबसेल के रूप में। और सबसेल 4 है, एस पी डी एफ 4 है। अब इस सबसेल के अंदर में प्रोबेबल जगह जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ऐसा जगह बनाया गया, और इस जगह को बोलते हैं ऑर्बिटल। और हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन ये देखा गया कि एस जो सबसेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल रहता है। किसी भी ऑर्बिट में एस सबसेल, या ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा एक सेक्शन है जहां पर केवल एक ही सेक्शन है, वहां पर एक ही बेंच लगा हुआ है उस सेक्शन के अंदर में एस। ठीक उसी तरह से एस सबसेल के अंदर में एक ही ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो ऐसे भी याद रखना है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। अब पी जो सबसेल है, पी सबसेल के अंदर में 3 बेंच लगा हुआ है। 3 बेंच मतलब यहाँ ऑर्बिटल बोल रहे हैं हम लोग कि 3 ऑर्बिटल है, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसका मतलब पी में मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसके बाद आए डी जो सबसेल है
डी सब सेल स्टार्ट होता है थर्ड ऑर्बिट से, थर्ड सेल से, और हर में इसमें के अंदर में 5 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम। तो इसका मतलब इस सबसेल के अंदर में मैक्सिमम, डी सबसेल के अंदर में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसके बाद एफ सबसेल के अंदर में 7 ऑर्बिटल रह सकते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं मैक्सिमम। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब हो गया कि एफ की मैक्सिमम, एफ सबसेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 14 इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर हम जरा लिखते हैं, सबसेल है, सबसेल कौन कौन से सबसेल? एस, पी, डी, एफ, एफ सबसेल। अब इसके अंदर में ऑर्बिटल कितना रह सकता है? ऑर्बिटल रह सकता है इसमें केवल एक। इसमें 3 ऑर्बिटल रहते हैं, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, और इसमें होता है 7 ऑर्बिटल। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए एक क्लास है, उसमें एक ही बेंच लगा हुआ है, एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 3 बेंच लगा हुआ है, एक ऐसा सेक्शन जिसमें 5 बेंच ही लगा हुआ है, और एक सेक्शन है जिसमें 7 बेंच लगा हुआ है, और हर बेंच पर बैठने की कैपेसिटी है 2। एग्जैक्टली वैसे ही एक ऑर्बिटल के अंदर में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। पी सबसेल के अंदर में 3 ऑर्बिटल हैं, 2 + 2 + 2, मतलब इसके अंदर में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरह से यहां पर 5 है और प्रत्येक में 5 बेंच है या 5 ऑर्बिटल है, उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसमें 7 है तो 7 + 7 + 7 कर करके अगर हम 2-2 रखें तो यहाँ पर 14 रह सकते हैं। तो ये मैक्सिमम रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रह सकता है। अब जैसे मान लिया कि हमको लिखना है कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर होता है उसका प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रल स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर इसमें 20 है, कैसे भरेंगे? छोड़ दिए, ये सब का सब खाली है। तो सब इलेक्ट्रॉन दौड़ कर करके जाएंगे जहां पर एनर्जी का मान सबसे कम होगा। एनर्जी का मान कैसे चेक करेंगे? ये लोग n + l जोड़ करके करेंगे। तो देखेंगे कि n + l, n मैंने फर्स्ट ऑर्बिट 1 और l का वैल्यू हो गया s का वैल्यू हो गया 0 हो गया। ये हम लिख देते हैं कहीं पर कि कितना होता है l का वैल्यू, ऑर्बिट s, p, d, f। तो l का वैल्यू इसका होता है 0, p का वैल्यू होता है 1, d का वैल्यू होता है 2 और f का वैल्यू होता है 3। तो ऐसे हम जोड़ेंगे, इसमें जोड़ करके इलेक्ट्रॉन जोड़ कर चेक करेंगे कि n + l, इसका वैल्यू हो गया 1 + 0 = 1, इसका वैल्यू हो गया 2 + 0 = 2। अब बोला कि जिसका n + l का वैल्यू लोअर होगा उसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फटाफट पहला इलेक्ट्रॉन इसमें गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, भर गया इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी इलेक्ट्रॉन 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, अब बाकी 18 बचे, फिर दौड़े। अब यहां पर 2 है, इसमें जोड़ेंगे तो 2 + 1 बराबर हो गया 2 + 1 बराबर 3। इस इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद अब यहाँ 2p है और 3s है, यहाँ भी 3 है और इसका भी अगर जोड़ेंगे हम लोग n + l का 3 + 0 = 3 आएगा। तो अब यहाँ देखिए ऑर्बिट जब अगर दोनों n + l का वैल्यू बराबर आ रहा है तो जिसमें n का वैल्यू कम आएगा उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है 2 और इसमें n का वैल्यू कितना है 3, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएगा और तब इसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर इसमें जाएगा। इसके बाद इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के भरने का यही ट्रेंड होगा और इसी फ्रेम के अंदर में इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप होंगे। तो जरा देखते हैं हमको 20 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2 to 4 यहाँ 6 हो गया 10, ये हो गया 2 हो गया 12 के बाद 12 के बाद 6 18 और फाइनल हो गया 2 20। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया 2, दूसरे ऑर्बिट में आया 2 और 2s में 2 और 2p, सेकेंड ऑर्बिट के p सब सेल में आया 6, इसके बाद थर्ड में आया 3s2, 3p में 6, उसके बाद तब आया 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन चेक कर लें, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और इस तरह से एक और लेते हैं। जैसे मान लिया हम ब्रोमीन ले रहे हैं, ब्रोमीन हो गया 35।
अब इलेक्ट्रॉन भरिएगा 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18। बोलेगा ये कैसे आप 6 कहीं 2 ले रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा यहाँ लिख दिए हैं मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो मैक्सिमम जब एनर्जी कम होगा जहाँ पर वहाँ मैक्सिमम जाएगा। तो 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 20 10 30, 30 5 35, 5 बचा तो 5, लास्ट में 5 बच गया तो 5 ही लिखेंगे, 6 बचेगा तो 6 लिखेंगे, लेकिन 6 से ज्यादा पी में नहीं लिख सकते हैं, डी में जितना मैक्सिमम बचेगा उतना ही लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ हो गया वी आर का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। तो इस तरह से हम लोग कन्फ्यूजन लिखते हैं। इसके बहुत से एक्सेप्शंस भी हैं, आगे के क्लासेज में इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन इतना आपको सिंपल वे में बता दिया इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है, पूछा है कि सर थोड़ा सा अभी आ रहा है मिठाई उठाई का समय आ रहा है, तो मिठाई की केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। तो याद रखिएगा, मिठाई जो भी होता है स्वीट्स, उसका मेन कंपोजिशन होता है शुगर। बिना शुगर का तो मिठाई रह नहीं सकता है। और आप जानते हैं कि आज के समय में जो शुगर है वो बदनाम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एक बीमारी है डायबिटिक। डायबिटीज में कहते हैं कि इंसुलिन जो हमारे बीटा सेल, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स वो जानते होंगे कि बीटा सेल्स जो प्रोड्यूस होता है हमारे पैंक्रियाज से, उससे वो प्रोड्यूस होता है वहाँ पर। और समय के साथ साथ अगर ये बीमारी लग जाता है तो वहाँ पर वो प्रोड्यूस नहीं होता है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाता है। और कम हो जाता है तो जितना हम लोग मीठा खाते हैं, शुगर जाता है हमारे बॉडी के अंदर में, सुक्रोज जाता है, उस कंप्लीट सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज में टूटने के बाद पूरा ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। और तब क्या होता है, ग्लूकोज ही हमारे ब्लड के अंदर में फ्लो करने लगता है, और इस तरह से हमारे ब्लड के अंदर में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाता है। और एक सर्टेन लिमिट के बाद ग्लूकोज बढ़ने के बाद वो बहुत ही, उसको बोलते हैं हम लोग साइलेंट किलर के रूप में होने लगता है। मतलब यहाँ हम देख रहे हैं क्या, मिठाई में डाल रहे हैं शुगर, और शुगर को ख़त्म करने वाला या शुगर को यूज करने वाला इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से क्या होगा कि शुगर जो है वो अब हानिकारक हो गया। इसलिए सभी लोग इस शुगर को बदनाम कर दिए, और शुगर बदनाम हो गई है इंसुलिन के वजह से। इसलिए आज थोड़ा इतना ही बता करके मैं आगे के क्लास के लिए आपको और आगे क्लास में अच्छी बातें बताऊंगा। थैंक यू।